तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अदर ऑर्गेनिज्म्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होते हैं। हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में लंग्स नाम का ऑर्गन होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बहुत सारे दूसरे एनिमल जैसे डॉग्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, चीता, लायन, इवन बर्ड्स, उनमें भी लंग्स होता है स्टूडेंट्स, और कुछ उसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जैसे कि हमारे बॉडी में। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें लंग नाम का कोई ऑर्गन होता ही नहीं है। तो आप सोचो उनके बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता होगा। जैसे हमारे बॉडी में होता है वैसे तो नहीं होगा। तो वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म्स की बात स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा बहुत ही सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं अमीबा बना रहा हूं। अमीबा बनाना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका तो रैंडम शेप होता है। तो ये हमने अमीबा बनाया स्टूडेंट्स। ये उसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये उसका बॉडी का न्यूक्लियस, और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब सोचो स्टूडेंट्स, ये जो अमीबा है इसके बॉडी में भी सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये भी रेस्पिरेशन करता है, बट क्या इसके बॉडी में लंग हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। ये तो एक सेल का तो बना ही होता है, तो इसमें लंग जैसा कोई ऑर्गन हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसके बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? ठीक है, वो जो रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ कुछ वैसे ही होती है जैसे बाकी एनिमल्स में होती है, वो तो ठीक है। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है लंग्स के थ्रू जो हमारे बॉडी में होता है वो तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो लंग है नहीं। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अमीबा जो है वो वाटर में रहता है। तो अमीबा जो है वो वाटर, और स्टूडेंट्स वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। चाहे वो सी का वाटर हो, लेक का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, ओशन का, उसमें हमेशा डिसॉल्व ऑक्सीजन तो रहता ही है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है कि अमीबा के बाहर जो वाटर है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है, लेकिन अमीबा के बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि बाहर ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन है, अंदर ऑक्सीजन का लो कंसेंट्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, याद आ रहा है आपको? डिफ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि चीजें जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो बाहर ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन है वाटर में, और अंदर अमीबा की बॉडी में लो कंसेंट्रेशन है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज होके अंदर चले जाएंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बहुत पतली होती है अमीबा की सेल मेम्ब्रेन, बहुत थिन होती है, थिन। इससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल। कोई लंग्स वंग्स की जरूरत यहां पे नहीं होती है। अब अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन आ गया है तो रेस्पिरेशन की जो केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए ऑक्सीजन के हेल्प से वो होती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट्स, उसको भी बाहर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अभी भी लंग्स तो है नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट्स वही मैकेनिज्म। अब यहां पे अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसका मतलब है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट्स हाई कंसेंट्रेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जबकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लो कंसेंट्रेशन होगा। तो फिर से डिफ्यूजन के कारण चीज हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकलेगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन पतला होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड भी से बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके से अमीबा में बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है थ्रू डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन अंदर अभी आता है डिफ्यूजन से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाता है डिफ्यूजन के ही थ्रू वाया सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें यही फिनोमेना होता है डिफ्यूजन वाला सेल मेम्ब्रेन से। फॉर एग्जांपल प्लानेरिया एंड पैरामीशियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम थोड़े और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, लीचेज हो गए। तो इनमें भी लंग्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो स्किन के थ्रू होता है। इनकी स्किन जो है वो थोड़ी खास तरह की होती है, बहुत थिन होती है और मॉइस्ट होती है। ऐसे स्किन होने से डिफ्यूजन बहुत आराम से हो सकता है, मतलब गैसेस बहुत अंदर से बहुत आसानी से डिफ्यूज होकर अंदर आ सकती हैं और बाहर भी जा सकती है, ठीक। तो इनके स्किन से सिंपली गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन अंदर जाता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता रहेगा, ठीक। तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि अमीबा में हो रहा था। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा था, यहां पे स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। हालांकि अमीबा से थोड़ा सा एडवांस होता है इनका सिस्टम, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं,
जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आता है तो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर ब्लड के साथ पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। और वैसे पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रेस्पिरेशन के बाद, रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शंस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ब्लड के थ्रू स्किन तक पहुंचता है और फिर स्किन से वो डिफ्यूजन से बाहर निकलता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे बॉडी के कंपैरिजन में तो बहुत सिंपल है इनका मैकेनिज्म, लेकिन अमीबा के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिख सकते हैं earthworms exchange gases with environment through their thin and moist skin। स्टूडेंट्स आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार थिन वर्ड तो समझ में आया कि थिन क्यों होना चाहिए स्किन को, तभी एयर गैसेज जो है वो डिफ्यूज हो सकती हैं। शायद आप मॉइस्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात यहां पे नहीं कर पाएंगे, बट आप बस इतना समझे कि जिस सरफेस से डिफ्यूजन होता है उसका मॉइस्ट होना जरूरी होता है। अगर वो मॉइस्ट नहीं है तो डिफ्यूजन उससे बहुत ही कम हो पाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अमीबा के केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? क्योंकि अमीबा तो वाटर में रहता है तो सेल मेम्ब्रेन मॉइस्ट ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन ये दोनों वाटर में ही रहते हैं तो इनके लिए स्किन का मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी होता है डिफ्यूजन के लिए। ब्लड वेसल्स इन देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अमीबा, अर्थवॉर्म, इन सब में रेस्पिरेशन कितना आसान होता है, उनमें सिस्टम कितना सिंपल है। उनकी जो बॉडी है सिंपली उसके आउटर सरफेस से गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। जबकि हमारे बॉडी में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है कि हमारे बॉडी की भी स्किन से ही सिंपली गैसेज का एक्सचेंज हो जाए, कि स्किन से डिफ्यूजन हो, डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए, डिफ्यूजन से लंग्स वंग्स इन सबकी जरूरत ही नहीं हो। लेकिन ऐसा ऑब्वियसली होता नहीं है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में। तो उसके पीछे क्या रीजन है स्टूडेंट्स, वो हम जरा देख सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से डिफ्यूजन अच्छे से हो उसके लिए जो सरफेस है उसको मॉइस्ट होना चाहिए। सरफेस जो है उसको मॉइस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था अमीबा, वो तो वाटर में रहता है तो उसकी सरफेस तो मॉइस्ट रहती है। अर्थवॉर्म वाटर में नहीं रहता है तब भी वो अपनी स्किन को मॉइस्ट रखता है जिसके कारण डिफ्यूजन हो। अगर वो मॉइस्ट नहीं होगी तो वो मर जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर सोचो कि अगर ऐसा हमारे बॉडी में होता तो हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो मॉइस्ट होती, मॉइस्ट चिपचिपी टाइप की होती, तो कितना अनकंफर्टेबल होता वो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन हम सोच सकते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में भी डिफ्यूजन तो होता ही है। जैसे देखो अगर मैं ये एल्वियोलस बनाऊं, एल्वियोलस, तो हमने देखा स्टूडेंट्स की ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करती हैं, ठीक है, और यहां पर डिफ्यूजन होता है। एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज के बीच में हमने देखा स्टूडेंट्स की डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक, हमारे लंग्स के अंदर ये सब होता है। तो एल्वियोलस की जो सरफेस होती है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, दैट इज मॉइस्ट, तभी वहां पे डिफ्यूजन अच्छे से हो पाता है। लेकिन हमारे स्किन से अगर डिफ्यूजन होने लगता है तो पूरी स्किन को मॉइस्ट होना पड़ता है, विच वुड हैव बीन अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक। दैट इज वन रीजन कि हमारी बॉडी में ऐसा क्यों नहीं होता है। और भी रीजन हम सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे अंदर जो एल्वियोली होते हैं उनका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है हमारे बॉडी साइज के कंपैरिजन में। तो सोचो यहां पर जब डिफ्यूजन होता है एल्वियोलीज में, एल्वियोली में जब डिफ्यूजन होता है इस तरह से गैसेस का, तो इफेक्टिवली इतने बड़े सरफेस एरिया पे गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इतने बड़े एरिया पे, सरफेस एरिया पे गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली एल्वियोली के सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा है और टोटल एल्वियोली का जो सरफेस है टोटल वो इतना बड़ा है, तो इफेक्टिवली इतने बड़े सरफेस से गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे स्किन से डिफ्यूजन होता तो स्किन का सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं होता, तो बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का, बहुत कम एक्सचेंज हो पाता, जो कि हमारे बॉडी के लिए इनसफिशियंट होता, ठीक है। अभी सोचो इतने बड़े सरफेस एरिया से डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का। अब सिर्फ स्किन से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, तो बहुत कम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती, उतने कम ऑक्सीजन से हमारी बॉडी का काम नहीं चलना था स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये दूसरा रीजन है कि हमारे स्किन से डिफ्यूजन नहीं होता है ऑक्सीजन का, इतना सिंपल प्रोसेस हमें नहीं है। जबकि अमीबा की हम बात करें तो अमीबा तो छोटा सा होता है बहुत, ठीक है, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, तो बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो डिफ्यूजन से भी उसका काम चल जाता है। अर्थवॉर्म भी हमारे बॉडी कंपेरिजन में कितना छोटा होता है, तो उसको भी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमें वो फंडा काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तीसरा एक और पॉइंट हम यहां पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे देखो अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा की, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन से अंदर आता है
और फिर वो डिफ्यूजन से अंदर आने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी डिफ्यूजन से ही पहुंचता है। यहां पे पहुंचा डिफ्यूजन से, फिर और अंदर भी वो डिफ्यूजन से ही जाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि डिफ्यूजन से जब गैस ट्रैवल करती है तो बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती है, बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती है। इनफैक्ट इतने धीरे ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे बॉडी के एक एंड पे मान लो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से अंदर आती है एक एंड पे, तो दूसरे एंड तक उसको डिफ्यूज होते होते जब तक वो दूसरे एंड तक पहुंचेगी स्टूडेंट्स, उसको 3 साल लग जाएंगे, 3 years। ठीक है, तब तक तो हम मर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारे बॉडी के अंदर गैस डिफ्यूजन से ट्रैवल करे जैसे कि अमीबा में होता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। इनफैक्ट आप देखो स्टूडेंट्स की जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स उनमें भी डिफ्यूजन से सिर्फ गैसेज स्किन के अंदर बाहर करती हैं, बॉडी के अंदर डिफ्यूजन से ट्रैवल नहीं करती हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा। उनमें ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से ट्रैवल करती है अंदर। अमीबा में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये तो एक सिंगल सेल होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, कि भले गैस डिफ्यूजन से धीरे धीरे ट्रैवल करे, वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच ही जाती है। तो किसी भी बड़े एनिमल में, सिग्निफिकेंटली बड़े एनिमल में डिफ्यूजन से गैस अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। जबकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से ही अंदर जाती है, डिफ्यूजन से ही ट्रैवल कर सकती है। तो तीनों पॉइंट्स को थोड़ा लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आप लिख लेंगे कि स्किन को मॉइस्ट होने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इफ गैसेस डिफ्यूज थ्रू skin in humans, they will not receive sufficient oxygen। ठीक है, sufficient ऑक्सीजन को मिलेगी नहीं। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि if gases were to travel in human body through diffusion, it will take 3 years to reach from one end to another, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लेगी। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, हमें विंड पाइप, ब्लड कैपिलरीज, ये सब होती हैं ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक जल्दी जल्दी ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। उनमें लंग्स जैसी कोई चीज वंस अगेन नहीं होती है, बट उनमें रेस्पिरेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप समझ सकते हैं फिशेस जो है वो बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गिल्स, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। देखो ये गिल्स कहां होता है इनके बॉडी में, ये फ्लैप टाइप एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बाहर थोड़ा सा मूव कर सकता है। ठीक है, जब फिश रेस्पिरेशन करती है तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करता है, इसको गिल कवर बोलते हैं। इसके पीछे, इस गिल कवर के पीछे स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप के रेडिश स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको गिल्स बोला जाता है। ठीक है, इस फ्लैप को उठा के भी अगर हम देखेंगे तो ये रेड रेड स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि इन गिल्स तक बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक है, फिर वो ऑब्वियसली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी जाते होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि फिश तो वाटर में रहती है और ये जो वाटर उसके अराउंड होता है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो फिश को यही डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करना होता है जो वाटर में डिसॉल्व है। तो फिश अपने माउथ से वाटर को अंदर लेती है, माउथ का भी यूज करती है वो रेस्पिरेशन में, माउथ से वाटर को अंदर लेती है। और आप समझ रहे हैं कि ये जो वाटर अंदर जा रहा है स्टूडेंट्स उसमें ऑक्सीजन है, बस उस ऑक्सीजन को निकालने की जरूरत है। तो वो जो वाटर है स्टूडेंट्स वो गिल्स से होता हुआ बाहर निकल जाता है, इन गिल्स से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो गिल्स से पास हो रहा होता है तब सारी एक्टिविटी होती है। जब ये वाटर गिल्स से पास हो रहा होता है तो इससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, गिल्स उससे ऑक्सीजन बाहर निकाल लेती है और उसको ब्लड वेसल्स में डाल देती है। ठीक है, समझ लो, जब ये वाटर जो है वो गिल्स से क्रॉस कर रहा होता है तो इससे ऑक्सीजन निकल जाता है,
गिल्स में जाता है और फिर वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, फिर ब्लड वेसल्स की हेल्प से तो बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाएगा। एट द सेम टाइम क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ब्लड वेसल्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये गिल्स जो है वो इस वाटर में डाल देती है, ठीक है, इस वाटर में डाल देती है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स क्या होता है कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है, गिल्स उस ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड वेसल्स में डाल देती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर निकालना है उसको इस वाटर में भी डाल देती है। तो जब ये वाटर बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन लेके आता है वाटर अंदर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर चला जाता है। तो हो गया ना काम। तो इस तरह से फिशेस में रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स। इसके 2-3 जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो हम लिख लेंगे। तो फिश इनगल्स वाटर थ्रू माउथ एंड इजेक्ट्स इट आउट थ्रू गिल्स, ठीक है, हमने देखा व्हेन वाटर पासेस थ्रू गिल्स ऑक्सीजन इज extracted from it and carbon dioxide is mixed with it. Thus incoming water brings oxygen and outgoing water takes away carbon dioxide. ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और कुछ बातें करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिश को जो हम बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो मर जाती है। Fish dies outside water even though oxygen is present in air. होता क्या है स्टूडेंट्स कि फिश को जब हम बाहर निकालते हैं पानी से तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो मर जाती है। देखा जाए तो ये अजीब सी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो हवा में भी है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं हवा में तो हवा भी ऑक्सीजन है, वो उस ऑक्सीजन को उसको ले लेना चाहिए और मरना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या है स्टूडेंट्स, गिल्स ऑफ फिश आर मेड टू वर्क इन वाटर नॉट एयर। फिश के जो गिल्स होते हैं वो पानी में अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन हवा में ठीक से वर्क नहीं करते। तो पानी में वो अच्छे से वर्क करते हैं और पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो फिश को सप्लाई करा देते हैं। लेकिन जब वही गिल्स हवा में आते हैं, जब फिश को बाहर निकालते हैं पानी से, तो फिर वो हवा का ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि फिश क्यों बाहर मर जाती है। उसी तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स तो ह्यूमन बींग्स अगर पानी के अंदर जाएं और बहुत देर रहें तो वो मर जाएंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके अंदर जो लंग्स होता है वो हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए बना हुआ है, पानी के अंदर वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले सकता। देयर लंग्स आर मेड टू वर्क इन एयर नॉट वाटर। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली फिश का जो गिल्स होते हैं वो सिर्फ पानी से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो सिर्फ हवा से ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसीलिए तो स्टूडेंट्स जब लोग अंडर वाटर जाते हैं बहुत देर के लिए तो आप देखो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लगा के जाते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट अगर आदमी चला जाएगा तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। पीछे एक टैंक होता है स्टूडेंट्स, इस टैंक में एयर होती है, काफी ऑक्सीजन होता है इसमें बहुत ज्यादा। वो टैंक की एयर आदमी के नोज और माउथ में से सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो देखो एयर सप्लाई की जा रही है उसको, क्योंकि आदमी का जो लंग है वो एयर से ही ऑक्सीजन ले सकता है, वाटर से नहीं ले सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आपने कुछ फ्रॉग्स ऐसे देखे होंगे जो कि पानी में भी रह सकते हैं आराम से और लैंड पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस बोलते हैं उनको, एम्फीबियंस, ठीक। जबकि फिश जो है वो सिर्फ पानी में रह पा रही थी, हम जो है सिर्फ एयर में रह पाते हैं, लेकिन ये दोनों जगह पे रह पाते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बॉडी डिजाइन ऐसा होता है कि ये वाटर और लैंड दोनों में ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो एयर में जब हो तो रेस्पिरेशन कर सके, उनको ऑक्सीजन मिले और वो जिंदा रहें, ठीक है। फिर उनमें दूसरा मैकेनिज्म भी होता है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर, तब तो उनके लंग्स काम करने नहीं है। तो पानी के अंदर जब वो जाते हैं तो इनका ये जो स्किन होता है, देखो अब मॉइस्ट स्किन है, ये जो स्किन है इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पानी में भी उनमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है, लेकिन वो लंग्स के थ्रू नहीं होता है, डिफ्यूजन थ्रू स्किन, डिफ्यूजन थ्रू स्किन। तो इनमें दो मैकेनिज्म होता है, एक पानी के लिए अलग दैट इज डिफ्यूजन थ्रू स्किन, और बाहर के लिए अलग मतलब लंग्स होते हैं जो जैसे हमारे में होते हैं कुछ कुछ वैसे। चलो स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग आप समझते हैं कितने जल्दी जल्दी सांस ली जा रही है। तो जो फिशेज हैं या पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होती है, या फिर ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर्स, ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होती है? क्या लगता होगा, हम ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते होंगे या फिशेज ज्यादा जल्दी सांस लेते होंगे? सोच सकते हैं आप स्टूडेंट्स।
देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, फिशेस या जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होती है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग कम होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखो हमारे इर्द गिर्द जो एयर होती है स्टूडेंट्स, उसमें 21% ऑक्सीजन है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है। लेकिन फिशेस जो वाटर में रहती है, उस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, लेकिन बहुत कम डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन, लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन, उसमें बहुत कम डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो, जब फिश एक बार ब्रीथ करेगी तो वाटर अंदर जाएगा, लेकिन उसके साथ बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि उसमें कम ही ऑक्सीजन है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ब्रीथ करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? तो एयर अंदर जाएगी और उसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन। ठीक, तो क्योंकि हमें एक बार ही ब्रीथ करने में बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिशेस को एक बार में बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज मच लेसर देन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स की काफी बात की हमने, अब देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात तो हमने पहले ही की है कि प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन वाली केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स में भी जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, और वो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इजेक्ट करते होंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक, एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन करते टाइम, ध्यान दें, रेस्पिरेशन करते टाइम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करते हैं। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में कैसे होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो सिंपल मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, डिफ्यूजन वाला, उसके थ्रू होता है। अब देखिए प्लांट की तो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसमें हर जगह ही ऑलमोस्ट डिफ्यूजन होता रहता है। जैसे आप देखें लीफ जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा कि स्टोमेटा होता है, पहले हमने पढ़ा है। इनफैक्ट जो सॉफ्ट स्टेम होता है, ग्रीन रंग का सॉफ्ट स्टेम, उसके सरफेस पे भी स्टोमेटा होता है, और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है रेस्पिरेशन में। कैसे गैसेस एक्सचेंज होंगी रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा, ठीक है, इसको स्टोमेटा से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है यहां पे। ठीक, तो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं या फिर जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, जिनके होल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। फिर स्टूडेंट्स इस तरह के स्टेम्स भी होते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के जो स्टेम्स होते हैं हार्ड वाले, उसमें स्टोमेटा होता होगा? सोच के आपको लगता होगा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये जो हार्ड स्टेम होता है उसके सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता है, सॉफ्ट वाले के पे होता है। तो इसके सरफेस पे दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स, LENTICLS, लेंटिकल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बार्क होता है उसके बीच में आपको गैप सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो गैप है वही यहाँ पे बनाया गया है, इसको लेंटिकल्स बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है। तो लीफ भी पार्ट ले रहा है, स्टेम भी पार्ट ले रहा है, तो रूट बचा, वो क्यों फिर पीछे रहेगा? उसमें भी डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। अब देखें ये रूट है और उससे ये पतले पतले हेयर्स निकलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि रूट तो सॉइल में होता है, तो आप सोच रहे हो सॉइल में तो एयर होती नहीं है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। सॉइल भी जो होती है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी एयर फंसी होती है, एयर मॉलिक्यूल्स फंसे होते हैं। ठीक है, सॉइल में भी कुछ एयर मॉलिक्यूल्स, कुछ नहीं काफी एयर मॉलिक्यूल्स फंसे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, और उनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ होता है। तो उनमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज होकर अंदर जाते हैं। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है रेस्पिरेशन से प्लांट के अंदर, वो इनसे बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हेयर रूट्स भी डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस अंदर बाहर करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आप देख सकते हैं प्लांट में तो ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट ही डिफ्यूजन में लगा हुआ है रेस्पिरेशन के लिए गैसेस को अंदर बाहर करने में। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं रूट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात, प्लांट्स में डाई इन एक्सेसिव वाटर इन सॉइल।
अगर सॉइल में पानी बहुत ज्यादा हो, मतलब सपोज करो वाटर लॉगिंग हो गई और यहां पे पानी जम गया, बारिश के टाइम में वाटर लॉगिंग, खूब पानी जम गया, तो भी स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कई बार जो प्लांट्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो सोचने में अजीब लगता है कि प्लांट्स को तो वाटर की जरूरत होती है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ज्यादा पानी है तो प्लांट्स मर ही गए। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है कि अगर पानी बहुत ज्यादा जैसे जमा हो जाए तो सॉइल के बीच में ये जो एयर होती है वो एयर नहीं रहती है, उसकी जगह भी पानी ही भर जाएगा। आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत पानी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो सॉइल के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं रहते हैं, उनकी जगह वाटर ले लेता है। वाटर ले लेता है तो अंदर अब ऑक्सीजन तो रही नहीं, तो रूट्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा था वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, इन एक्सेसिव वाटर no air may be present, no air may be present between soil particles। ठीक है, thus respiration through roots stops। ठीक है, तो रूट से जो रेस्पिरेशन है वो बंद हो जाता है, मतलब रूट से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है, तो प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। दस डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इज क्रिएटेड इन प्लांट्स बॉडी। लेकिन स्टूडेंट्स प्लांट्स को तो एनर्जी चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी में अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, तो क्या होता है अब प्लांट्स की बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्योंकि प्लांट के बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, लेकिन अब ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होगा, तो एनर्जी कम मिलेगी। तो उस एनर्जी की भरपाई करने के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी चालू हो जाता है प्लांट्स में, और उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल नाम का एक कंपाउंड बनता है जो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है और वो प्लांट की जान भी ले सकता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ज्यादा पानी में प्लांट मर भी सकता है। क्यों मर सकता है स्टूडेंट्स? हम रिपीट करते हैं, ज्यादा पानी होगा तो सॉइल के अंदर की हवा खत्म हो जाएगी, वहां पानी भर जाएगा, तो रूट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो प्लांट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कम हो रहा है तो एनर्जी कम मिल रही है प्लांट को, तो एनर्जी की भरपाई करने के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा प्लांट की बॉडी में, जिसमें अल्कोहल बनता है जो प्लांट को मार सकता है। स्टूडेंट्स समझ में आई आपको बात? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हम देखते हैं। देखो, डे का टाइम हो या नाइट का टाइम हो, रेस्पिरेशन जो है प्लांट में वो तो वैसे ही चलता रहता है। कैसे? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर, देखो ध्यान रखें, जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन स्टूडेंट्स शायद आप सोच भी रहे होंगे, प्लांट के बॉडी में तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो सिर्फ डे टाइम में होता है, नाइट के टाइम में तो नहीं होता है, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। और स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जब डे के टाइम में होता है तो उसमें गैसेस के एक्सचेंज कैसे होते हैं आप ध्यान करें। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, प्लांट उस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, उसी को तो हम सांस लेते हैं, वही तो ब्रीद इन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जब वो दिन में होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। प्लीज नोट, रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स और फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज अलग तरीके से हो रहा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। दोनों में होता है स्टोमेटा के थ्रू ही, अगर लीफ की बात करें तो दोनों एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि डे के टाइम में नेट रिजल्ट ये आता है कि प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं 2 एरो मैंने बनाए हैं, लेकिन रेस्पिरेशन से जो एक्सचेंज होता है वो कम होता है। ठीक, तो कम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से आया और ज्यादा बाहर निकला, तो नेट क्या हुआ? बाहर निकला। वैसे नेट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स डे टाइम में प्लांट से नेट ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, जबकि नाइट टाइम में नेट ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, क्योंकि अभी तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट्स, कि दिन में नेट, अगर आप खड़े हो प्लांट
के बाहर नेट, तो नेट आपको ऑक्सीजन बाहर आते हुए दिखेगा, ठीक है। और अगर रात के टाइम आप प्लांट के बगल में खड़े हो तो आपको ऑक्सीजन नेट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू प्लांट।